हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 अर्थशास्त्र, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र या पढ़ रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र बेसिकली, उसका चैप्टर नंबर 4 पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, जैसा एनसीईआरटी का चैप्टर है। इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको परिचय वाले टॉपिक में बता चुका हूं, और इस इंपॉर्टेंट चैप्टर का आज एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पूर्ति, जिसको कहते हैं सप्लाई, वो लेकर मैं उपस्थित हूं। बहुत ही खास टॉपिक है, इसे ध्यान से समझिएगा, और पूर्ति से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण चीजों को आज के इस सेशन में मैं कवर कर लूंगा। पर इससे पहले कि यह बेहद खास टॉपिक मैं शुरू करूं, एक बात का ध्यान रखेंगे कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा हिंदी माध्यम में एकदम निःशुल्क दी जा रही है। यानी जहां 1 या 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद आपको किसी पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी भी प्रकार से कूपन कोड या डिस्काउंट ऑफर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आइए स्टार्ट करते हैं। आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हो, यूपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, मध्य प्रदेश बोर्ड से, सबके लिए उपयोगी ये सेशन और सबके लिए उपयोगी ये चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन जो है पूर्ति, और समझते हैं कि पूर्ति का मतलब क्या है। अब देखिए, पूर्ति जो है, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी पूर्ण प्रतिस्पर्धा के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस बार एनसीईआरटी ने बहुत सारे टॉपिक्स, मैंने आपको पहले ही बताया है, कॉमन कर दिए। कुछ चैप्टर 4 में गया है, कुछ चैप्टर 3 में गया है, वही चैप्टर 6 में भी कई सारा गया है। हमको टॉपिक कवर करने से मतलब है, तो पूर्ति की चर्चा चैप्टर 4 में एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगी, और इसलिए हमने इसको रखा हुआ है। अब पूर्ति का अर्थ क्या है? मांग हम पहले पढ़ चुके हैं। मांग जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि भाई एक निश्चित समय पर, एक निश्चित कीमत पर जब उपभोक्ता किसी वस्तु की मांग करता है, वो मांग कहलाती है, या उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदने को तैयार है तो वो उसकी मांग है। इसी प्रकार पूर्ति भी है। पूर्ति क्या है? पूर्ति में भी 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक निश्चित समय और एक निश्चित कीमत पर जो उत्पादक है, वहां उपभोक्ता था, जो उत्पादक है वो किसी वस्तु की या सेवा की जितनी मात्रा बेचने को तैयार है या बिकने के लिए वो मार्केट में अवेलेबल है, उसे पूर्ति कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत बारीक अंतर है एक शब्द स्टॉक, इसकी चर्चा भी हम करेंगे अभी, ठीक है। स्टॉक और पूर्ति में ये बारीक अंतर जो है वो पूर्ति का डेफिनेशन बना देता है। अब क्या अंतर है देखिए, समझना ये पड़ेगा कि जो स्टॉक है, जिसको आप स्टॉक कहते हैं बेसिकली, ये जो स्टॉक है ये क्या होता है? ये वो चीज है जो गोदाम में पड़ा हुआ है, ये वो चीज है जो आज भी गोडाउन में है, लेकिन जब वो गोडाउन से निकलकर मार्केट में आएगा तब वो बेसिकली क्या बनेगा? पूर्ति में बनेगा। यानी जब वो बिकने को तैयार हो जाए तब ये चीज पूर्ति बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पूर्ति शब्द का अर्थ किसी वस्तु या सेवा की उस मात्रा से लगाया जाता है जिसे कोई उत्पादक या जो विक्रेता है एक निश्चित समय और एक निश्चित कीमत पर बाजार में बेचने के लिए तैयार हो। यानी जब कोई एक पर्टिकुलर कीमत लगाई जाए किसी वस्तु की, जिस कीमत या समय पर वो बाजार में बिकने को तैयार हो, वो पूर्ति कहलाता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए हमने बोला भाई कि ये एक पेन है, ठीक है, और ये पेन जो है 10 रुपए का बिकेगा और ये मार्केट में अवेलेबल है। तो आप 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे जब भी मार्केट जाइए, एक पेन है वो 10 रुपए कीमत पर जो विक्रेता है वो बेचने को तैयार है, ये उसकी पूर्ति हो गई। ठीक, फिर आप उसकी मांग करेंगे कि नहीं करेंगे, ये उपभोक्ता पर डिसाइड करता है, और अगर जिस कीमत पर वो दोनों मांग लेते हैं वो बाजार मांग हो जाता है बेसिकली। तो अब होता क्या है कि जब किसी वस्तु की मात्रा किसी विशेष समय पर, किसी विशेष कीमत पर बेचे जाने के लिए तैयार रहती है, उसे पूर्ति कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट रखिए। तो एक कीमत, एक निश्चित समय और बेचने के लिए तैयार, ये 3 चीजें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, और इन्हीं 3 चीजों के अनुसार हिसाब से फिर क्या होता है, पूरा मामला चलता है। पूर्ति से तात्पर्य वस्तु की उन मात्राओं से है जिन्हें एक विक्रेता विभिन्न संभव कीमतों पर एक निश्चित समय, तो एक आ गया ये आपका विभिन्न कीमत जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। तो ये विभिन्न कीमत वाली स्थिति आपकी बन गई, और एक निश्चित समय, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक निश्चित समय पर वो बेचने को तैयार है और निश्चित समय में बेचने के लिए तैयार है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निश्चित समय पर वस्तु की वह मात्रा जो किसी कीमत विशेष पर उपलब्ध होती है वो क्या कहलाती है? वही आपकी पूर्ति कहलाती है। ये एकदम कंफर्म बात हो गई। तो 2-3 चीजें आप पूर्ति से संबंधित बिल्कुल नोट करके चलिएगा। क्या? कीमत, समय और बेचने के लिए तैयार, ठीक है। और ये सब कुछ किसके द्वारा किया जाएगा?
विक्रेता, ऐसे कीवर्ड्स अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो आपको कभी भी क्या करना नहीं पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। तो जब कोई उत्पादक या विक्रेता किसी निश्चित समय पर एक निश्चित कीमत पर वस्तु की मात्रा को बेचने के लिए तैयार होता है तो उसे वस्तु की पूर्ति या सप्लाई कहते हैं। प्रोफेसर मेयर्स ने कहा कि हम पूर्ति की परिभाषा एक वस्तु की मात्रा की तालिका के रूप में कर सकते हैं जो एक निश्चित समय अथवा समय की अवधि में विभिन्न कीमतों पर बेचने के लिए बाजार में उपलब्ध रहती है। वही कहानी यहां भी कही जा रही है। थॉमस ने कहा कि वस्तुओं की पूर्ति वह मात्रा है जो एक बाजार में किसी निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर बिकने के लिए प्रस्तुत है, इफ इट इज अवेलेबल टू बी सोल्ड। ठीक है, सो द क्वांटिटी विच इज अवेलेबल टू बी सोल्ड इन द मार्केट एट डिफरेंट प्राइसेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड व्हाट, सप्लाई। तो ये ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं बात करूं कि विशेषताएं क्या हैं, ऐसी क्या चीजें रहती हैं जो पूर्ति को पूर्ति बनाती हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो पहला, पूर्ति वस्तु की मात्रा है जो बिक्री के लिए बाजार में उपलब्ध होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा नहीं कि वो इंडस्ट्री में बन के पड़ी हुई है, ऐसा नहीं कि वो गोडाउन में पड़ी हुई है या उत्पादक के दिमाग में है कि ठीक है मैं बना लूंगा, नहीं, जो रेडी टू सेल है, जो मार्केट में दिख रहा है कि हाँ इसको खरीदा जा सकता है। पूर्ति का संबंध एक निश्चित समयावधि से भी होता है। निश्चित समयावधि का मतलब क्या हो गया भाई, आप किस टाइम में इसको अवेलेबल वो करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि 5 महीने बाद जो बनेगा वो पूर्ति लिया जाएगा, नहीं, इससे एक कीमत से संबंधित होती है। ये हम पूर्ति के नियम में भी देखेंगे कि जो पूर्ति होती है वो क्या होती है, वो प्राइस से संबंधित होती है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये हमेशा क्या रहेगी, कीमत से संबंधित रहेगी। विक्रेता इसे बाजार में बेचने के लिए तैयार हो, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या होनी चाहिए, बेचने के लिए तैयार रहनी चाहिए, यानी कि वो टू बी सोल्ड, इट इज रेडी टू बी सोल्ड। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखी जाती है कि भाई वो क्या होनी चाहिए, बेचने के लिए तैयार होना चाहिए। ठीक बात है, क्लियर आ रही बात समझ में। चलिए नेक्स्ट। तो ये हमने क्या देख ली थी, ये हमने पूर्ति की विशेषताएं देख ली थी। तो चारों विशेषताएं आपको ध्यान में आ गई। क्या, बाजार में उपलब्ध होना चाहिए, एक निश्चित टाइम पीरियड होना चाहिए, कीमत उससे संबंधित है पूर्ति के नियम में कि भाई अगर कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी, कीमत घटेगी तो पूर्ति घटेगी। क्यों ऐसा होता है उसकी चर्चा भी कर लेंगे। और वो बाजार में बिकने को तैयार होना चाहिए। अब ये जो पूर्ति है वो 2 तरीके की है, आगे मैं अभी थोड़ा डिटेल में चर्चा करूंगा, लेकिन यहां पे आप समझ लीजिए ये क्या होती है। एक होता है व्यक्तिगत पूर्ति। देखिए जैसे बाजार में क्या है, जो विक्रेता हैं वो कई होते हैं। मान लीजिए हो सकता है कि कोई फर्म एक हो, ठीक, और एक होता है, मान लीजिए फर्म ए है और यहां पर एक कीमत दी हुई है और यहां पर पूर्ति दी हुई है, ठीक, यानी फर्म ए 10 रुपए कीमत पर 2 पेन उपलब्ध करा रहा है, यह हो जाएगा व्यक्तिगत पूर्ति। यानी जब किसी एक उत्पादक, एक विक्रेता या एक फर्म की पूर्ति के बारे में या विभिन्न कीमतों पर वो कितनी पूर्ति दे रहा है इसकी चर्चा की जाती है तो उसको कहा जाता है व्यक्तिगत पूर्ति, यानी कि इंडिविजुअल सप्लाई। ठीक बात है। अच्छा, मैं क्या करूं, मैं फर्म ए ले लिया, फिर यहां फर्म बी ले लिया, फिर यहां फर्म सी ले लिया, कीमत 10 है, कीमत 10 है, ये 4 दे रहा है, ये 6 दे रहा है, और हमने सबको जोड़ दिया तो कितना हो गया, 4 2 6 6 12। ये हो गया क्या, बाजार पूर्ति। यानी जब हम सभी फर्मों के या सभी उत्पादकों की पूर्ति को जोड़ लेते हैं तो वो बाजार पूर्ति बन जाती है। तो जब किसी एक फर्म विशेष या उत्पादक विशेष की पूर्ति की बात की जाएगी कीमत पर तो वो व्यक्तिगत पूर्ति हो जाएगी, और जब हम सभी फर्मों को यहां A + B + C कर लेंगे, सबको जोड़ लेंगे तो ये बाजार पूर्ति बन जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको समझना है कि पूर्ति इस तरह से 2 प्रकार की आपको देखने को मिलेगी, जैसे मांग देखने को मिलती थी। तो किसी वस्तु की एक फर्म द्वारा बाजार में की गई पूर्ति को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत पूर्ति या इंडिविजुअल सप्लाई कहते हैं, जब किसी एक फर्म की बात की जाती है। आगे मैं टेबल और ग्राफ भी समझाऊंगा इसका। बाजार पूर्ति क्या है, वस्तु का उत्पादन या विक्रय करने वाली सभी फर्में, ध्यान रखिए यहां किसकी बात की जा रही है, यहां बात की जा रही है सभी फर्मों की, है ना। तो जब सभी फर्मों की यहां चर्चा की जाती है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि A B C D जितने भी उत्पादक हैं, हम सभी फर्म वस्तु को बाजार में बेचने के लिए जो प्रस्तुत किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे बाजार पूर्ति कहा जाता है। तो मार्केट में जितनी फर्में हैं वो जितनी वस्तु बेचने के लिए तैयार हैं, जितनी वस्तु बेचने के लिए प्रस्तुत कर रही हैं, वो सब मार्केट सप्लाई या बाजार पूर्ति कहलाती हैं। बाजार पूर्ति को उद्योग पूर्ति भी कहा जाता है। उद्योग पूर्ति का मतलब क्या है, वो पूरा इंडस्ट्रियल सप्लाई है। भाई सभी फर्मों को जोड़ देंगे तो उद्योग बन जाएगा ना। जितनी भी विक्रेता या प्रोड्यूसर हैं, अगर हम सबको जोड़ दें, सबके सप्लाई को ऐड कर दें तो वो पूरा इंडस्ट्री बन जाएगा। जैसे मान लीजिए ऑटोमोबाइल के जितने 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनियां हैं, सबके सप्लाई को जोड़ देंगे तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूरी हो जाएगी। तो जो बाजार पूर्ति होती है उसे उद्योग पूर्ति भी कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप, क्वेश्चन एक एक लाइन में यहीं से बनता है।
व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति में पूर्ति के आवश्यक तत्व जैसे निश्चित समयावधि और निश्चित कीमत दोनों अनिवार्य रहते हैं। तो चाहे वो व्यक्तिगत पूर्ति की बात की जाए या बाजार पूर्ति की बात की जाए, कीमत और समय ये दोनों यहां पर भी देखे जाते हैं। तो व्यक्तिगत पूर्ति क्या है? जब किसी एक फर्म की पूर्ति की चर्चा की जाती है। बाजार पूर्ति क्या है? जब सभी फर्मों की पूर्ति को जोड़ लिया जाए, जिसे उद्योग पूर्ति भी कहते हैं, उसे हम बाजार पूर्ति या मार्केट सप्लाई कहते हैं। ठीक बात। एक बार अगर आप जो देखना चाहें यहां पर तो इजीली देख सकते हैं। मान लीजिए यहां पर दिया हुआ है कीमत, ठीक, यहां पर दिया हुआ है फर्म, ठीक है, तो ये फर्म ए, बी, और यहां पर मान लीजिए दिया हुआ है बाजार, बाजार पूर्ति। ठीक, तो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कीमत 10 है, ठीक है, और कीमत 10 है और यहां पर 15 हो गई। तो फर्म ए पहले क्या करता था? 2 सप्लाई करता था, अब 4 कर रहा है। ये 3 करता था, ये 6 कर रहा है। दोनों को जोड़ दीजिए तो 10 रुपए पे बाजार पूर्ति क्या होगी? 3 + 2 5, 6 + 4 10। तो ये क्या हो गई? ये इतना अगर आप केवल इसकी या इसकी देखेंगे तो वो बाजार पूर्ति होगी, लेकिन दोनों को जो व्यक्तिगत पूर्ति होगी, और दोनों को जोड़ देंगे तो यहां पर आपको बाजार पूर्ति देखने को मिलती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो यहां पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर चीजें रहनी चाहिए। उदाहरण के लिए यदि किसी निश्चित कीमत और निश्चित समय पर फर्म ए किसी वस्तु की 700 इकाई और फर्म बी 300 इकाइयां तथा फर्म सी 500 इकाइयों की पूर्ति करती है, तो बाजार में केवल 3 फर्म की स्थिति में 700 + 300 + 500 1500 इकाई बाजार में बिक्री हेतु पूर्ति के रूप में उपलब्ध है। ठीक बात है, यानी सबके इकाइयों को अगर आप जोड़ देंगे तो 1500 इकाइयां आपको अवेलेबल हो जाएंगी। फिर कहानी आती है पूर्ति और स्टॉक की, यानी कि सप्लाई क्या है और स्टॉक क्या है। यह भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो मैंने आपको शुरू में बताया कि जो चीजें मार्केट में बिकने के लिए अवेलेबल या रेडी है वो हो जाती है पूर्ति, और जो बनाकर आपने गोडाउन में रखा हुआ है वो हो जाती है स्टॉक। ठीक बात है। तो अर्थशास्त्र में पूर्ति और स्टॉक शब्द का आशय अलग अलग है। स्टॉक वस्तु की वह मात्रा है जो किसी समय विशेष पर बाजार में विक्रेताओं तथा उत्पादकों के पास उपलब्ध है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जो विक्रेताओं के पास उपलब्ध है लेकिन बाजार में भी बिकने के लिए नहीं आई है, वो क्या है? स्टॉक है। लेकिन पूर्ति की मात्रा है जो किसी निश्चित समय और निश्चित कीमत पर विक्रेता जो है वो बेचने के लिए तैयार है। मान लीजिए जैसे कोई उत्पादक है, अब उसने 200, 300, 400 मोटरसाइकिल बनाई और गोडाउन में रखा हुआ है कि हाँ मेरे पास है, तो क्या वो सप्लाई होगा? जी नहीं। लेकिन अगर 5 मोटरसाइकिल भी वो बेचने के लिए बाजार में ला दिया कि ये मैं बेचने को तैयार हूं, इस कीमत पर इस टाइम तक बेचूंगा, यानी एक निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर जो बिकने के लिए तैयार है मार्केट में, उसको हम पूर्ति कहते हैं। तो पूर्ति और स्टॉक में बिल्कुल अंतर ध्यान से समझ के चलिएगा। ठीक बात है, क्लियर है? चलो, अन्य शब्दों में पूर्ति स्टॉक का वह भाग है जो बाजार में बिक्री हेतु लाया गया है। बिल्कुल ठीक बात। पूर्ति भी स्टॉक का ही तो पार्ट होता है। मान लीजिए 100 कार बनाई गई, ठीक है, अब इस 100 कार में से हमने 95 को कहां रख दिया है? गोदाम में, और इसी में तो 5 आ गई हैं बाजार में बेचने के लिए। तो ये जो 5 हैं वो भी इसी का पार्ट है, ठीक है ना। तो ये स्टॉक थी हमारा टोटल, और इसमें से 5 निकाल कर हम बाजार में लाए हैं, तो ये पूर्ति भी उसी स्टॉक का पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक बात है। तो यदि बाजार में वस्तु की कीमत कम है तो विक्रेता वस्तु का कम स्टॉक बिक्री के लिए लाएगा, क्योंकि देखिए पूर्ति का नियम आप अभी समझ लीजिए, आगे तो मैं चर्चा करूंगा ही। पूर्ति और कीमत में सकारात्मक संबंध है, इस बात को आप एग्जाम में ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसको आप समझ लेना बहुत जरूरी है। क्या? देखिए, मांग एवं कीमत में क्या होगा? और पूर्ति एवं कीमत, ठीक, दोनों में क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको जान लेना चाहिए। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर आप देखेंगे सकारात्मक, ठीक, अच्छा मांग थी ना, सॉरी, नकारात्मक, यानी एक बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, और यहां पूर्ति के साथ सकारात्मक। तो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं? यहां पर पॉजिटिव,
निगेटिव और यहां पर पॉजिटिव। तो अगर मांग और कीमत के बीच का आप संबंध देखें तो वो नकारात्मक रहता है, एक के बढ़ने से दूसरा घटता है, लेकिन पूर्ति और कीमत में जो है वो सकारात्मक संबंध होता है। इसीलिए जब आप स्टॉक और पूर्ति पर आते हैं तो जब मार्केट में सप्लायर ये देखेगा कि कीमत बहुत कम चल रही है तो वो कम से कम माल बेचेगा। अच्छा, ऐसा क्यों करेगा? अगर कीमत कम होगी तो उसको लाभ भी तो कम मिलेगा। भाई कोई चीज 100 रुपए की बिकेगी तो हो सकता है 4 रुपया प्रॉफिट मिले, जो चीज 5 रुपए की बिकेगी उसमें आप 4 रुपया प्रॉफिट कहां से कमाएंगे? तो ओवरऑल प्रॉफिट तो बढ़ेगा नहीं। तो स्टॉक और पूर्ति का कंसेप्ट क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि भैया वो देखेगा अगर बाजार में ठीक ठाक कीमत मिल रही होगी तो बेचेगा, नहीं तो स्टॉक रखेगा, और वस्तु की कीमत अगर अधिक होगी तो बिक्री के लिए अधिक मात्रा में पूर्ति लाएगा। तो यह स्थिति मांग के विपरीत होती है। मांग में ठीक उल्टा होता है, जब चीजें सस्ती होती है तब ज्यादा बिकती हैं और तब वो मांग उपभोक्ता ज्यादा करता है, और उत्पादक बेचेगा कब? जब कीमत ज्यादा होगी। फिर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हमें देखते हुए चलना है वो है पूर्ति फलन, जिसे हम कहते हैं नॉट ओनली फंक्शन बट प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह होता है कि जो वस्तु है और वस्तु की जो पूर्ति है और उस पूर्ति को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं, इसके बीच जो संबंध है यह कहलाता है पूर्ति फलन। अब आप कहेंगे साहब वस्तु पूर्ति को कौन प्रभावित करता है? कई ऐसी चीजें हैं जिसके कारण पूर्ति प्रभावित होती है। देखिए मैं उसको पहले समझा देता हूं आपको। जैसे वस्तु की कीमत, ठीक, वस्तु की कीमत क्या करती है? अगर वस्तु की कीमत ज्यादा है तो पूर्ति ज्यादा होगी, वस्तु की कीमत कम है तो पूर्ति कम होगी। इस तरह पूर्ति प्रभावित हो रही है। उत्पादन के साधनों की कीमत, मान उत्पादन के साधन क्या है? श्रम, भूमि, पूंजी या साहसी। अगर ये उत्पादन के साधन महंगे होंगे तो पूर्ति, लागत ज्यादा लगेगी तो पूर्ति कम होगी, और उत्पादन के साधन सस्ते होंगे तो पूर्ति ज्यादा होगी। तकनीकी यानी टेक्निकल एडवांसमेंट, तकनीक यानी टेक्नोलॉजी अगर अच्छी है, मशीनें अच्छी हैं, तरह तरह के जो काम करने के नए नए तकनीकें डेवलप हो रही है। जैसे भारत में पहले 7 या 8 किलोमीटर पर डे के स्पीड से सड़कें बनाई जाती थी, आज 38 किलोमीटर पर डे के हिसाब से सड़कें बनाई जा रही हैं। तो ये टेक्निकल एडवांसमेंट है ना, तकनीक बढ़ी है। तो अगर तकनीक ज्यादा रहेगी तो पूर्ति बढ़ेगी, तकनीक कम रहेगी तो पूर्ति घटेगी। इसको टी से दिखाया जाता है, इसको पीएफ से, इसको पीएक्स से। संबंधित वस्तु की कीमत, मान लीजिए अगर कोई चीज है, ये पेन है, पेन से रिलेटेड कोई दूसरी संबंधित वस्तु, खासकर स्थानापन्न वस्तु, अगर उसकी कीमत बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे? सप्लायर क्या करेगा? उसी को ज्यादा बेचेगा, इसकी पूर्ति घटा देगा। तो संबंधित वस्तु की कीमत भी प्रभावित करती है। फर्मों की संख्या यानी ज्यादा से ज्यादा अगर फर्म रहेंगे तो ज्यादा पूर्ति होगी, कम फर्म रहेंगे तो कम पूर्ति होगी क्योंकि कम उत्पादन होगा। फर्मों के उद्देश्य, मान लीजिए अगर फर्मों का उद्देश्य केवल लाभ कमाना है या फर्मों का उद्देश्य कल्याण करना है, इन चीजों की वजह से भी पूर्ति घटती या बढ़ती है। भविष्य में संभावित कीमत, अगर उत्पादक को यह लगेगा कि आगे जाकर ज्यादा कीमत बढ़ेगी तो वो अभी पूर्ति घटा देगा, बाद में पूर्ति बढ़ाएगा। अगर भविष्य में इसको यह लग रहा है कि नहीं और कीमत घटने वाली है तो वो अभी ज्यादा पूर्ति करेगा कि जो बिक जाए वो बिक जाए। सरकारी नीति, अगर सरकार कर ज्यादा लगाती है तो शायद पूर्ति घटे, और सरकार कर को कम करती है तो पूर्ति बढ़ सकती है। ये वो पॉइंट्स हैं जो पूर्ति को प्रभावित करते हैं। तो जो पूर्ति होती है और ये जो पॉइंट्स हैं, इनके बीच का जो ये फलनात्मक संबंध है, जो फंक्शनल रिलेशनशिप है, इसी को पूर्ति फलन कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, समझिए इस बात को। तो क्या है? वस्तु की पूर्ति एवं इसके निर्धारक तत्वों के बीच, निर्धारक तत्व कौन कौन से अभी हमने देख लिए, जो शॉर्टकट में दिए हुए हैं वही दिखाया मैंने, कीमत, ये टेक्नोलॉजी, तरह तरह की चीजें, इनके बीच का जो फलनात्मक संबंध है उसको पूर्ति फलन कहते हैं। यदि पूर्ति के निर्धारक तत्वों को समूहबद्ध किया जाए तो ये समीकरण से आप पूर्ति फलन दिखा सकते हैं। एस एक्स मतलब एक्स वो वस्तु है, उसकी सप्लाई और ये चीजों का फंक्शन, अगर इसको आप मिलाएं तो आप पूर्ति फलन पा सकते हैं। या शॉर्ट में ये जो तत्व है और जो पूर्ति है उसके बीच का जो फलनात्मक संबंध है वो पूर्ति का फलन कहा जाता है। आगे बात समझ में? और इसलिए ये पूर्ति को निर्धारक करने वाले कौन कौन से तत्व हैं इसकी भी जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, यहीं पे होता क्या है कि जब हम पूर्ति वक्र में चलन और परिवर्तन देखेंगे, अभी हम आगे बात करेंगे कि पूर्ति वक्र जो है, सप्लाई कर्व जो है, उसमें दो तरह के परिवर्तन आता है। क्या? एक तो हो सकता है यही सप्लाई कर्व नीचे या ऊपर जा रहा हो, या हो सकता है ये जो पूर्ति कर्व हो वो दाएं चला जाए या बाएं चला जाए। तो देखिए, जो ये वस्तु की कीमत है ये अलग से देखी जाती है, और ये बाकी कारण जो है ये और ये कीमत के अतिरिक्त कारण है। तो कीमत के कारण वस्तु की पूर्ति वक्र में ऊपर और नीचे की ओर संचलन होता है,
और कीमत के अतिरिक्त ये जो कारण हैं, ये पूर्ति वक्र को या तो दाएं या बाएं खिसकाते हैं। दोबारा समझिए, ये सारे के सारे वस्तु की कीमत को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। इसमें जो ये कीमत वाला मामला है, ये पूर्ति वक्र को ऊपर या नीचे संचलन करता है। मैं इसको कराऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, जिसमें पूर्ति का विस्तार या संकुचन कहा जाता है। और फिर ये जो कारण है बाकी, यहां से उत्पादन के साधन से लेकर और ये सरकारी नीति तक, ये वस्तु की पूर्ति में वृद्धि या कमी करते हैं और पूर्ति वक्र दाएं या बाएं ओर खिसकती है, तो शिफ्ट इन सप्लाई कर्व होता है। तो ये भी मैंने आपको यही बता दिया। अब आइए एक एक करके देख लेते हैं कि पूर्ति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, वही सारी चीजें, यानी जो जो तत्व पूर्ति को घटाने या बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो पूर्ति के निर्धारक तत्व हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, कीमत, जिसकी चर्चा भी हमने की। कीमत और पूर्ति में क्या है, सकारात्मक संबंध है। तो यदि कीमत बढ़ती है तो पूर्ति की मात्रा बढ़ेगी, या पूर्ति घटती है तो कीमत घटती है तो पूर्ति की मात्रा घटेगी। संबंधित वस्तु की कीमत मैंने अभी आपको समझाई है कि अगर उससे संबंधित कोई वस्तु है, उसकी कीमत ज्यादा बढ़ रही है तो भाई उसी की पूर्ति बढ़ानी पड़ेगी। उद्योगों में फर्मों की संख्या क्या है, अगर मान लीजिए फर्मों की संख्या ज्यादा होती है उद्योग में, अगर यहां पर ज्यादा लोग बेचने या बनाने वाले हैं तो पूर्ति अपने आप बढ़ जाएगी, ओवरऑल जो पूर्ति है। और अगर फर्मों की संख्या कम है तो ओवरऑल पूर्ति घट जाएगी। फर्मों का उद्देश्य, इसकी भी चर्चा करेंगे। उत्पादन के साधनों की कीमत, इसकी भी चर्चा करेंगे कि भाई जिन जिन साधनों से उत्पादन हो रहा है, अगर वो महंगे होते चले जा रहे हैं तो पूर्ति अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर वो सस्ते होते जा रहे हैं तो पूर्ति अपने आप घट जाएगी। पूर्ति अगर ये महंगी होते जा रहे हैं तो पूर्ति घट जाएगी, और सस्ते होते जा रहे हैं तो पूर्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि लागत कम हो जाएगी। तकनीकी स्थिति, जितना अच्छा टेक्नोलॉजी होगा उतनी ज्यादा पूर्ति होगी। भविष्य में संभावित कीमत, तो अगर मान लीजिए भाई उत्पादक तो सप्लाई तब बढ़ाएगा जब कीमत बढ़े। अगर उसको लग रहा है कि फ्यूचर में पूर्ति की कीमत, किसी वस्तु की कीमत बढ़ने वाली है, तो अभी वो पूर्ति घटा देगा कि मैं तभी ज्यादा बेचूंगा और ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा। और अगर भविष्य में सस्ता होने वाला कीमत, तो इस समय पूर्ति बढ़ जाएगी। शासकीय नीति यानी करों से संबंधित नीति है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अब वस्तु की कीमत क्या होगा, देखिए किसी वस्तु की कीमत का उस वस्तु की पूर्ति पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। वस्तु की अधिक कीमत से उत्पादक को अधिक लाभ प्राप्त होता है और वह पूर्ति भी अधिक करता है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस चीज को समझिए। इसके विपरीत कम कीमत होने पर वह लाभ कम होता है तो पूर्ति वो कम कर देता है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी वस्तु की पूर्ति तथा कीमत में प्रत्यक्ष संबंध, या जिसको आप अन्य अन्य नामों से जानते हैं, प्रत्यक्ष संबंध कह लीजिए या सकारात्मक संबंध कह लीजिए, ठीक, जिसको अंग्रेजी में डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, तो वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति में प्रत्यक्ष संबंध होता है। अब यहीं पर देख लेते हैं कि वस्तु की कीमत जो है वो किस प्रकार पूर्ति को प्रभावित करती है। यही समझ जाइए तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक बात, तो जैसे मान लीजिए इसको समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वस्तु की कीमत एवं पूर्ति, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप इसको समझना चाहें तो सबसे पहले आपको एक चीज लिखना पड़ेगा कि सकारात्मक संबंध यानी पॉजिटिव रिलेशन होता है। ये तो बहुत क्लियर बात है। अच्छा, सकारात्मक संबंध का मतलब ये हो गया कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो यहां पर क्या दिखाई पड़ता है, यहां पर दो चीजें होती हैं। अगर आप पूर्ति वक्र की देखें या पूर्ति देखें तो इसमें दो चीजें होंगी, एक होगा विस्तार और एक होगा संकुचन। एक होगा विस्तार और एक होगा संकुचन। ये बहुत क्लियर कट बात है। अब विस्तार और संकुचन होगा, इसका मतलब क्या हो गया, अब इसको देख लेते हैं। तो मान लीजिए ये है कीमत और ये है पूर्ति। कीमत 10 से 20 हो गई और पूर्ति भी 5 से 10 हो गई। ठीक, यानी कीमत बढ़ने से पूर्ति बढ़ गई, इसको कहते हैं विस्तार। इसको क्या कहते हैं, विस्तार। अगर इसको मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो बहुत इजीली दिखा सकता हूं बना के। y x, यहां मात्रा ले लीजिए या पूर्ति ले लीजिए, यहां कीमत ले लीजिए। ठीक,
तो कीमत 10 से 20, 0 10 20 और ये 5 और ये 10। ठीक, अब कीमत कैसे प्रभावित कर ली देख लीजिए। जब ये 10 थी तो पूर्ति 5 थी, 10 पे 5। जब ये 20 हुई तो ये 5 हो गई, सॉरी कीमत 10 तो पूर्ति 5, जब ये 20 हुई तो ये भी 10 हो गया, ये 20 से 10 हो गया। यानी आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये नीचे से ऊपर की ओर पूर्ति वक्र दिखाई पड़ रही है, यानी ऊपर की ओर संचलन, इसको चलन कहते हैं, ऊपर की ओर संचलन। कीमत का क्या प्रभाव है? तो आप स्पष्ट क्या बताएंगे कि यदि कीमत में वृद्धि के कारण पूर्ति में वृद्धि होती है तो उसे पूर्ति का विस्तार कहते हैं, और पूर्ति वक्र ऊपर की ओर इसमें चलन देखा जाता है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर मैं यही संकुचन समझा देता हूं आपको। ठीक है, ले लिया, कर लिया? ठीक है, आइए अब थोड़ा सा इस केस को उल्टा करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इस केस को उल्टा करते हैं। मान लीजिए कीमत पहले 20 थी, अब 10 हो गई, ये 10 था और 5 हो गया, तो अब क्या हो गया? विस्तार की जगह पर इसको हम बोलेंगे संकुचन। मैं आपको इसलिए यही बता रहा हूं कि आगे आपको बहुत डिटेल में देखना भी है। तो अब क्या हो जाएगा? 20 पे 10 था, ये 20 था तो ये 10 था, यानी पहले पूर्ति वक्र यहां थी, अब 10 पे 5, अब दूसरी बार में 10 पे 5 हो रही है, यानी पूर्ति वक्र क्या हो रही है? ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। तो यहां पर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? नीचे की ओर, नीचे की ओर संचलन। ठीक है, और इसको पूर्ति का संकुचन कहते हैं। यानी कीमत घटने के कारण अगर पूर्ति की मात्रा घटती है तो उसे पूर्ति का संकुचन कहते हैं, और पूर्ति वक्र नीचे की ओर संचलित होती है। क्लियर आ गया? सो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन, और उसके पहले एक्सटेंशन इन डिमांड था, या सॉरी एक्सटेंशन इन सप्लाई था। तो ये जो वस्तु की कीमत है वो पूर्ति के साथ सकारात्मक संबंध रखती है, और दो चीजें बनाती है, विस्तार और संकुचन, और दोनों में पूर्ति वक्र में क्या होता है? चलन होता है। एक ही पूर्ति वक्र पे ऊपर या नीचे की ओर संचलन देखा जाता है। ये बहुत क्लियर कट अपने दिमाग में बात रखिएगा, और यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कीमत का कैसा प्रभाव पूर्ति पर पड़ता है। बात है, समझ में आ गई बात? अच्छा, अब दूसरा है संबंधित वस्तु की कीमत। अब देखिए, इसके बाद जितने भी तत्व है ना, वो सब कीमत के अतिरिक्त वाले तत्व हैं, यानी कीमत के अलावा जो तत्व हैं वो सारी चीजें हैं। तो किसी वस्तु की पूर्ति उससे संबंधित वस्तुओं की कीमत पर भी निर्भर करती है, खास करके स्थानापन्न। हमको पता है कि दो तरह की संबंधित वस्तुएं होती हैं, एक होती है पूरक वस्तुएं और एक होती है स्थानापन्न वस्तुएं। एक पूरक और एक स्थानापन्न, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। मैं पढ़ा चुका हूं पहले ही आपको डिमांड वाले चैप्टर में। और एक होती है सब्स्टिट्यूट गुड। अब देखिए, ठीक बात। अब विशेष करके स्थानापन्न वस्तु की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है? एक के जगह पे जो दूसरी वस्तु यूज हो सकती है, चाय के जगह कॉफी, गेहूं के जगह चावल इत्यादि। अब पूर्ति को ये कैसे प्रभावित पड़ती है? मान लीजिए कोई एक विक्रेता है, वो चाय और कॉफी दोनों बेच रहा है। अच्छा, हम ये देख चुके हैं कि भाई विक्रेता जो है हमेशा कोशिश ये करता है कि ज्यादा कीमत पर ज्यादा वस्तु बेची जाए ताकि लाभ ज्यादा कमाया जाए। ठीक बात। तो यदि वो देखेगा कि चाय के जगह कॉफी की कीमत बढ़ रही है तो वो कॉफी ही बेचेगा ना, चाय की पूर्ति घटा देगा। तो कॉफी की कीमत की वजह से चाय की पूर्ति प्रभावित हुई। आ गई बात समझ में? तो यहां उस वस्तु की, चाय की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं था, कोई उसमें परिवर्तन नहीं था, पर उसके स्थानापन्न, उसका संबंधित वस्तु का कीमत घटा और बढ़ा, इस कारण इसने इसकी भी पूर्ति क्या कर दी? घटा और बढ़ा दी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे ध्यान रखना है। तो बाजार में कॉफी की कीमत बढ़ जाएगी तो चाय की बजाय कॉफी की पूर्ति बढ़ने लगेगी। यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस बात को आप ध्यान में रखकर चलिएगा। इसके अलावा अच्छा, तो यहां अगर आप बनाना चाहें, पूर्ति वक्र दिखाना चाहें, तो यहां आप कीमत में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। कीमत क्या है? ज्यों की त्यों है, 10 थी अभी भी 10 है, लेकिन वो संबंधित वस्तु की कीमत के कारण हो सकता है पूर्ति पहले 10 थी और अब 5 हो जाए। तो अब इस केस, अच्छा ये बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, तो दोनों केस में होगा। मान लीजिए पूर्ति घट गई तो अब क्या करेंगे आप? ऐसा दिखाएंगे एक्स वाई, यहां ले लेंगे कीमत, यहां ले लेंगे पूर्ति। ठीक, कीमत अभी भी 10 है, पूर्ति क्या हो गई? 5 10। पूर्ति 10 पे पहले 10 थी, ठीक, अब 10 पे वो 5 हो गई, यानी पहले वो पूर्ति वक्र यहां थी इस बिंदु पे, अब वो क्या हो, सॉरी, अच्छा ये मांग जैसा बना दिया मैंने, सॉरी, ये पहले 10 थी अब ये 5 हो गई। तो पहले पूर्ति वक्र क्या थी? यहां पर थी,
अब वो क्या हो गई, वो यहां पे आ गई, तो वो क्या चली गई, बाईं ओर। पूर्ति वक्र क्या हो गया, बाईं ओर शिफ्ट हो गई। आप कहेंगे सर शिफ्ट तो अंग्रेजी का वर्ड है, तो इसमें अंतरण कहा जाता है। एक्चुअली एनसीईआरटी में भी शिफ्ट शब्द का इस्तेमाल हुआ है, शिफ्ट हो जाना। तो यदि कीमत में कोई चेंज ना हो पर अन्य कारणों की वजह से पूर्ति घट जाए तो ये बाईं ओर चला जाता है और इसको बोलते हैं पूर्ति में कमी। वहां संकुचन बोलते थे कीमत की वजह से, इसको बोलते हैं पूर्ति में कमी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसको क्या बोलेंगे, पूर्ति में कमी। क्यों पूर्ति में कमी का मतलब क्या है, बाईं ओर शिफ्ट हुआ है, कीमत की वजह से पूर्ति घटी है और वो बाईं ओर शिफ्ट हो गया। क्लियर है जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, अब जरा सा इसी को विपरीत लीजिए। मान लीजिए लेट सपोज अभी भी कीमत जो है वो अभी भी 10 का 10 है, लेकिन जो पूर्ति है वो क्या हो गई है, 10 से 20 हो गई है। हो सकता है कि जो संबंधित वस्तु कॉफी थी उसकी कीमत और घटने लगे तो वो चाय की ही सप्लाई ज्यादा बढ़ा दे। अब इस केस में आप क्या करेंगे, बनाइए एक्स वाई, यहां ले लीजिए कीमत, यहां ले लीजिए पूर्ति। आपको बिल्कुल मैं बना के ग्राफ समझाता हूं, एग्जाम में आपको ऐसे ही बनाना है ताकि ग्राफ बनाने में आपको कोई समस्या ना आए। कीमत तो 10 का 10 ही है, पूर्ति जो है 10 20। अच्छा, आप कहेंगे कि सर आपने जो बोर्ड पे नंबर लिए यही लिख देते हैं। वो लिख तो आप सकते हैं लेकिन बराबर बराबर गैप रखिएगा। अब ये 10 13 14 होता तो आप ऐसे नहीं लिखते कि 10, सॉरी ऐसे नहीं लिखते कि 10 13 14, ऐसे नहीं लिखेंगे। जो लिखेंगे बराबर डिस्टेंस में लिखेंगे। तो हमें क्या लेना है, हमें बेसिकली ये लेना है कि पूर्ति 10 से 20 हुई है, तो 10 अगर यहां लिया है 0 से 10 का ही गैप लेंगे, फिर 0 10 से 20 का गैप। अब क्या होगा, पहले 10 पे 10 थी, यानी पहले पूर्ति वक्र इस बिंदु पे 10 और इस 10 के सामने, अब वो 10 और 20 के सामने यहां आ गई। यानी जो पूर्ति वक्र पहले यहां थी वो पूर्ति वक्र अब यहां इस बिंदु पर आ गई। तो क्या हो गया, दाईं ओर। यानी जब पूर्ति बढ़ती है अन्य कारणों से तो दाईं ओर शिफ्ट होता है इसमें, ठीक। और इसको क्या बोलते हैं, पूर्ति में वृद्धि। और ये सभी के साथ होगा, जितने अन्य कारण हैं, चाहे जनसंख्या फर्मों की संख्या में वृद्धि हो जाए या उत्पादन के साधन की कीमत घट या बढ़ जाए, ये सभी केसेस में ऐसा दिखाई पड़ेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये पूर्ति में वृद्धि है, ठीक है। कीमत उतनी है पर पूर्ति अपने आप बढ़ गई। तो इस तरह आप एग्जाम में अगर दिखाएं तो आपको बहुत अच्छे से नंबर मिलेंगे। अगला पॉइंट है उद्योगों में फर्मों की संख्या। ठीक ऐसा ही ग्राफ यहां भी बनेगा, कीमत में कोई चेंज नहीं होगा। यानी पहले फर्म कम थे, फर्म ज्यादा है, तो कीमत अब सप्लाई बढ़ेगी। बाजार में किसी वस्तु की पूर्ति उद्योग में फर्मों की संख्या पर भी निर्भर करती है। फर्मों की संख्या अधिक होने में पूर्ति अधिक होगी और फर्मों की संख्या कम हो जाए तो पूर्ति कम हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, इसको बोलेंगे पूर्ति में वृद्धि। पहले वाले केस को क्या बोलेंगे, पूर्ति में वृद्धि, और यहां क्या बोलेंगे, पूर्ति में कमी। कीमत में इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, पूर्ति में कमी। इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई, ये दो चीज आपको यहां पर समझ में आ जाएगी। ठीक बात है, हाँ सर ठीक है, चलो ग्रेट, चलो ऐसा समझ के चलना है, ठीक है। फर्मों के उद्देश्य, बाजार में किसी वस्तु की पूर्ति पर फर्म के उद्देश्य का व्यापक प्रभाव पड़ता है। यदि फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है तो केवल अधिक कीमत पर ही अधिक पूर्ति होगी, और यदि फर्म का उद्देश्य हो सकता है जन कल्याण हो तो कम कीमत पर भी ज्यादा पूर्ति हो सकती है, या बाजार में प्रचलित कीमत पर भी अधिक पूर्ति की जाएगी। तो अगर उसको बिक्री केवल ज्यादा, उसको लाभ कमाना है तो वो ज्यादा ही कीमत पर पूर्ति करेगा। उत्पादन के साधनों की कीमत, उत्पादन के साधन क्या होते हैं, उत्पादन के साधन वो कहलाते हैं जिनके माध्यम से उत्पादन किया जाता है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, यानी भूमि, श्रम, पूंजी और साहसी। उत्पादन के विभिन्न साधनों की कीमत एवं पूर्ति में विपरीत संबंध है। तो यदि उत्पादन के साधनों की कीमत में वृद्धि होगी तो वस्तु विशेष की लागत बढ़ जाएगी और इसके पूर्ति कम हो जाएगी। तो उत्पादन के साधन की कीमत अगर बढ़ी तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि वहां पर क्या हो जाएगा, इस केस में फिर पूर्ति कम हो जाएगी, क्योंकि लागत बढ़ गई ना, कॉस्ट बढ़ जाएगी। और अगर उत्पादन के साधनों की कीमत कम हो गई तो पूर्ति बढ़ जाएगी। तकनीकी स्थिति, तकनीकी ज्ञान बहुत जरूरी है। अगर जिस चीज का आप उत्पादन कर रहे हैं उससे संबंधित जो भी टेक्निकल नॉलेज है वो अच्छे से आपको पता है, अच्छे आपने मशीनें लगा रखी हैं, जो जरूरी चीजें, जो जरूरी ज्ञान चाहिए उससे संबंधित वो आपके पास है, तो आप ज्यादा उत्पादन कर पाएंगे, ज्यादा पूर्ति होगी, वरना पूर्ति कम होगी। भविष्य में संभावित कीमत, अगर आने वाले फ्यूचर में आपको लग रहा है कि परिवर्तन की संभावना से पूर्ति को प्रभावित होती है, तो अगर भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना है तो पूर्ति घट जाएगी, क्योंकि उत्पादक चाहेगा कि मैं उसी समय पूर्ति करूं जब कीमत बढ़े। और अगर कीमत घटने की संभावना है तो अभी के समय पूर्ति बढ़ जाएगी, ठीक है।
शासकीय नीति यानी कर नीति, टैक्स पॉलिसी, जिसको आप समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति, अंग्रेजी में इसको कहते हैं फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, जहां सरकार अपने टैक्स से संबंधित नियम पॉलिसीज बनाती है। तो अगर मान लीजिए सरकार ज्यादा टैक्सेस लगाएगी तो वो चीज महंगी होगी, वो चीजों का लागत बढ़ेगा, तो पूर्ति कम होगी। और सरकार कम टैक्स लगाए, आपको अच्छी सरकारी नीति में सब कुछ आ जाएगा, आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आसान करे बिजनेस करना, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी रखे, आपको मदद करे, आपको प्रोत्साहित करे, कर्जे वर्जे भी ठीक से मिल जाए, तो आपकी पूर्ति अपने आप बढ़ जाती है। तो बहुत लॉजिकल और ईजी पॉइंट्स हैं, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ और भी तत्व हैं जिनके कारण जो है पूर्ति घटती और बढ़ती रहती है, जैसे उत्पादकों की रुचि। अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जिसमें उत्पादक ज्यादा इंटरेस्टेड है खुद ही उसको बनाने में, तो पूर्ति उसकी बढ़ेगी, और अगर उत्पादक को रुचि ही नहीं उस चीज को बनाने में, तो पूर्ति घटेगी। जैसे उदाहरण समझ लीजिए, जब अंग्रेज हमारे यहाँ शासन करते थे तो अंग्रेजों ने कहा कि तुम अपने खेत में नील की खेती करो। अब किसान चाहते ही नहीं थे नील की खेती करना, उससे खेत बर्बाद हो रहे थे, तो पूर्ति घट गई। प्राकृतिक कारण, ऐसा कई बार होता है कि कोई ऐसी जगह होती है जहां पर वो चीज ज्यादा उगेगी। अब हिमाचल के लोग ज्यादा सेब उगाएंगे, अब उनसे कह दो कि तुम जूट उगाओ, तो क्या वहां पर उसकी पूर्ति बढ़ेगी? नहीं, घट जाएगी। परिवहन और संचार के साधन जितने अच्छे रहेंगे, जितना इजी, क्योंकि देखिए उत्पादन और मार्केटिंग में, सप्लाई में परिवहन और ट्रांसपोर्टेशन सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर इसकी सुविधा अच्छी रहेगी तो ज्यादा पूर्ति होगी, नहीं तो कम होगी। राजनीतिक स्थिरता, यानी कि जो सरकार है वो स्टेबल रहे, जो नीति बनाए वो बहुत दिनों तक लागू रहे। ऐसा नहीं कि हर दूसरे दिन सरकार गिर रही है, तो वहां पर पूर्ति इस प्रकार प्रभावित होती है। उत्पादक संघ, कई बार उत्पादक संघ इतना ज्यादा हर चीज में विरोध करते हैं, हड़ताल करते हैं, तो उस सप्लाई उसमें कम होगी, और अगर वो ठीक से कोऑपरेट करें, अच्छे से चले, तो सप्लाई ज्यादा होगी। तो ये चीजें भी पूर्ति को घटाने या बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अंत में एक चीज हम जरूर समझ लेते हैं कि पूर्ति की अनुसूची और तालिका क्या है। तो सीधी सी बात है, जैसे मान लीजिए मैं एक टेबल बनाता हूं, यहां लिखता हूं कीमत और यहां लिखता हूं पूर्ति। तो ये 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, कीमत बढ़ी है तो इस हिसाब से पूर्ति भी बढ़ती चली गई। ये जो मैं तालिका बना रहा हूं, ये जो मैंने टेबल बनाया, इसी को कहते हैं पूर्ति अनुसूची या पूर्ति तालिका। ठीक, यानी अलग अलग कीमतों पर कितनी पूर्ति होगी, इसको पूर्ति अनुसूची कहते हैं। और इसी को अगर मैं ग्राफ बना दूं ऐसा पूर्ति वक्र, तो ये पूर्ति वक्र कहलाता है। इस तालिका का जब मैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करता हूं, इसका मानचित्रीकरण करता हूं, तो ये पूर्ति वक्र बन जाता है। ठीक है, तो पूर्ति अनुसूची वह तालिका या जिसको टेबल कहते हैं, जो किसी वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाने वाली पूर्ति की विभिन्न मात्राओं को दर्शाती है। सरल शब्दों में, विभिन्न कीमतों पर बाजार में वस्तु की बेची जाने वाली मात्राओं को यदि तालिका में व्यक्त किया जाए, यानी अलग अलग कीमतों पर आप कितनी चीजें बेच सकते हैं, इसको अगर एक टेबल फॉर्मेट में दिखाया जाए, तो ये पूर्ति तालिका या पूर्ति अनुसूची इसको कहते हैं। हाँ, सप्लाई शेड्यूल या सप्लाई टेबल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यानी अलग अलग कीमतों पर आप कितना बेचने को तैयार हैं। ठीक है, पूर्ति अनुसूची दो तरह की होती है, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची और बाजार पूर्ति अनुसूची। मैंने आपको अभी बताया था। ठीक बात है, तो जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखता हूं कि यहां कीमत और यहां लिख दूं फर्म ए, तो 10 रुपए, 20 रुपए, 5 यूनिट, 10 यूनिट, ये क्या हो गई? केवल एक फर्म की बात की गई है, तो ये हो जाएगी व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची। ठीक बात, यहां मैं फर्म बी को भी जोड़ लेता हूं, ये मान लीजिए 10 और 20, अब इन दोनों को मैं जोड़ लूं, तो यहां ए प्लस बी कर लूं, तो ये हो जाएगा बाजार पूर्ति। अब ये जो पूरी अनुसूची बनी, ये बाजार पूर्ति अनुसूची बनी है। 10 और 5 15, 20 और 10 30। ठीक है, अब ये जो पूरा आप टेबल देख रहे हैं, यहां से यहां तक वाली पूरी कहानी देख रहे हैं, ये बाजार पूर्ति अनुसूची है। और अगर मैं केवल यहां तक रहने दूं तो ये व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची है, और अगर मैं ये पूरा ले लूं तो बाजार पूर्ति अनुसूची है। बस सीधी सी कहानी है, इसमें कोई बहुत ज्यादा खेल आपको नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची क्या है? जब एक फर्म विभिन्न कीमतों पर वस्तु जितनी मात्रा बाजार में बेचने को तैयार रहती है, जब उसका तालिकाबद्ध प्रेजेंटेशन किया जाता है, तो वो बाजार पूर्ति, वो व्यक्तिगत पूर्ति कहलाती है। जैसे मात्रा, ये एक कोई फर्म है, 10, 20, 30, 40, 50 रुपए में 10,000 इकाई, 12,000 इकाई, 14,000 इकाई, 16,000 इकाई, 18,000 इकाई, इतना पूर्ति कर रहा है। अब इसका मैं अगर एक कर्व बनाना चाहूं तो ये कुछ यूं बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसका अनुसूची हो जाएगा, ये इसका वक्र हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत क्लियर ध्यान रखना। इस तालिका से स्पष्ट है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ रही है, वैसे वस्तु की पूर्ति भी बढ़ रही है। और व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची वह अनुसूची है जो अन्य बातें समान होने पर, ठीक है, अगर सारी चीजें समान रहे, तो एक फर्म द्वारा किसी वस्तु की कीमत तथा बेची जाने वाली मात्रा के संबंध को दर्शाती है। वो ये बताती है कि अलग अलग कीमतों पर किसी वस्तु की कितनी मात्रा बेची जा रही है, या कितनी मात्रा उत्पादक या विक्रेता बेचने को तैयार है।
ठीक है, सिंपल चीजें हैं। बाजार पूर्ति अनुसूची, बाजार में सभी विक्रेताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर वस्तु की जितनी मात्रा बेचे जाने के लिए उपलब्ध है, ध्यान रखिए, सभी फर्मों द्वारा विभिन्न कीमतों पर, और वहां क्या था, एक फर्म द्वारा। तो सभी फर्मों द्वारा जब हम जोड़ लेते हैं और उसको तालिकाबद्ध रूप में दिखाते हैं, यानी टेबल में दिखाते हैं, तो उसको बाजार पूर्ति अनुसूची कहा जाता है, यानी मार्केट सप्लाई शेड्यूल या मार्केट सप्लाई टेबल कहा जाता है। सभी फर्मों को एक एक करके जोड़ लिया जाता है, ठीक है। ये हो गई बाजार पूर्ति अनुसूची। ये अलग अलग कीमत बढ़ रही है, ये फर्म ए बेच रहा है, ये फर्म बी बेच रहा है, दोनों को जोड़ के फर्म सी, ये बाजार पूर्ति बन गई, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। इसमें आपको 3 दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। इसका जब आप कर बनाएंगे तो पहले यहां फर्म ए वाला यहां बन जाएगा, फर्म बी वाला इसी पे यहां बन जाएगा, और फर्म सी वाला यहां बाजार पूर्ति यानी मार्केट सप्लाई बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ है नहीं, मैं उस पूर्ति वक्र को दिखा देता हूं। तो पूर्ति वक्र पूर्ति अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण होता है, यानी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है। जो आपने पूर्ति वक्र पूर्ति अनुसूची या टेबल बनाई थी, उसको जब आप रेखा चित्र से दिखाते हैं तो वो पूर्ति वक्र होता है। अच्छा, ये धनात्मक वक्र होता है। धनात्मक मतलब ये बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होगा, नीचे नहीं। जैसे मांग वक्र नीचे की ओर जनरली आता है, बाएं से दाएं की ओर ऊपर उठता हुआ बनता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं और आपको बता देता हूं, जैसे बाजार पूर्ति वक्र को आप कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको भी आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए, समझ, क्योंकि कुछ छोटी छोटी चीजें रह जाती हैं, फिर एग्जाम में आपको परेशानी होती है। मान लीजिए यहां मैंने रख लिया कीमत 10, 20, यहां मैंने ले लिया फर्म ए, यहां मैंने ले लिया फर्म बी, यहां ले लिया बाजार पूर्ति, ठीक। फर्म ए जो है वो यहां पर 2 यूनिट बेचता है, फिर 4 यूनिट बेचता है, ये 3 यूनिट, ये 6 यूनिट, दोनों को जोड़ लीजिए, 3 2 5, 6 4 10, ये बाजार पूर्ति हो गई, ठीक। तो ये तो दिख रहा है कि कीमत बढ़ रही है, तो ये सब पूर्ति बढ़ रही है। ये फर्म ए अगर केवल इतना लेंगे तो व्यक्तिगत हो जाएगा, और इससे आगे लेंगे तो बाजार पूर्ति हो जाएगा। अब इसको अगर आप ग्राफ बना के दिखाना चाहें, एक्स वाई, यहां ले लीजिए कीमत, यहां ले लीजिए पूर्ति, ठीक। कीमत कितना हुआ, 10 से 20, 10 20 कीमत 2, यहां देखिए मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 10 है, तो 2 से 10 तक हमें इसी पे जाना है, तो 2 का गैप ले लेते हैं, 2 4 6 8 10, ये हमने ले लिया। ठीक है, यहां ले लेते हैं 10, ठीक है। अब बनाते हैं, देखो, तो पहले ए वाला बना लेते हैं, 10 पे 2 यहां, 20 पे 4, तो ये 4 ऊपर 20 यहां, तो ये जो ये हो गया ये फर्म ए का नीचे से ऊपर की ओर। फर्म बी का 10 पे 3, तो 10 पे 2 और 4 के बीच में यहां पे 3 हो जाएगा, ये यहां पे, और 20 पे 6, तो 6 के ऊपर और 20 के सामने कुछ यहां हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका कर्व ऐसे यहां बन जाएगा, ठीक। तो ये हो गया ए वाला, ये हो गया बी वाला। अब बाजार पूर्ति कितना है, 10 पे पहले 5 है, तो 10 और 4 और 6 के बीच में यहां 5, और 20 पे 10 है, तो 20 और 10 यहां, ठीक है। ये ठीक है, तो ये हो जाएगा बाजार पूर्ति, ठीक बात है, मार्केट सप्लाई। तो इस तरह आपको चीजें दिखानी है, इस तरह आपको बाजार पूर्ति वक्र, बाजार पूर्ति वक्र ऐसे आपको दिखाना है, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, अब आसानी से आप कर लेंगे। तो पूर्ति से संबंधित जो जो बेसिक चीजें आपको जाननी चाहिए वो मैंने आपको समझा दी। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट या समस्या या परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वन शॉट रिवीजन में भी हम इसको कवर करेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स का जो प्लेटफॉर्म है, चाहे आप इसकी वेबसाइट से पढ़िए, इसके एप्लीकेशन से पढ़िए या यूट्यूब से पढ़िए, 100% निःशुल्क है। और जो आप कोर्सेज ही देख रहे हैं, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ये सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। और जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें इसमें बुक्स और ई बुक्स के भी लिंक दिए हुए हैं। नोट्स ऑर्डर करके भी मंगा के पढ़ने की पूरी सुविधा है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। जो सोशल मीडिया हैंडल है मैग्नेट ब्रेन्स के, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनको खूब अच्छे से ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको सारे नए अपडेट्स मिलते रहें।
तो इस चैप्टर के 2 टॉपिक हमने कर लिए, एक इंट्रोडक्शन, एक पूर्ति। अब आगे के और महत्वपूर्ण टॉपिक अगले वीडियो से करते हैं। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।